नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। क्रूज ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन केस में अपनी दलील पेश कर दी है, जिसके बाद आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। आर्यन पिछले 20 दिनों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। सेशंस कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था और जमानत अर्जी दाखिल की थी। उसी अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि आर्यन खान की जमानत के लिए पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने आर्यन की गिरफ्तारी पर ही सवाल खड़े कर दिए और यह कहा कि आर्यन खान के पास से न तो ड्रग्स की बरामदगी हुई, न ही उन्होंने नशा किया, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनका मेडिकल टेस्ट भी नहीं करवाया। मुकुल रोहतगी ने यह भी कहा कि जिन व्हाट्सएप चैट को आर्यन के खिलाफ सबूत बताया गया वो कई साल पुरानी है, जिनका क्रूज पर हुई पार्टी से या फिर इस केस से कोई संबंध है ही नहीं। जबकि एनसीबी की तरफ से कहा गया कि आर्यन इस केस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल करके सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन आरोपियों की जमानत पर चल रही बहस पूरी नहीं हो पाई। दोपहर 2:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट में आरोपियों की जमानत पर दोनों पक्षों की आगे की दलीलें सुनी जाएंगी। वहीं मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े की जासूसी मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए जासूसी के आरोपों को गलत बताया। रिपोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा कि समीर वानखेड़े के पुलिस पर लगाए आरोप सही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ओशिवारा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिसकर्मी एक गाड़ी की चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगालने कब्रिस्तान गए थे, जिसका समीर वानखेड़े से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात कर उन पर नजर रखे जाने और जासूसी की शिकायत की थी। समीर वानखेड़े ने शिकायत में कहा था कि ओशिवारा पुलिस के 2 अधिकारी उनकी जासूसी कर रहे हैं। ओशिवारा कब्रिस्तान में उनके आने जाने का सीसीटीवी फुटेज निकलवाया गया है। ओशिवारा कब्रिस्तान में समीर वानखेड़े की मां की कब्र है, जहां वो रोज जाते हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने इस बार एक चिट्ठी के जरिए समीर वानखेड़े को घेरा। नवाब मलिक ने दावा किया कि ये चिट्ठी उन्हें एनसीबी के ही एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर भेजी। इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। चिट्ठी उन्होंने न केवल ट्विटर पर डाल दी, बल्कि एनसीबी के डीजी को भी भेजी, ताकि समीर वानखेड़े पर हो रही जांच में इसे शामिल किया जा सके। इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। हालांकि समीर वानखेड़े की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर चिट्ठी में लिखी बातों को बेबुनियाद बता दिया। बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर घूसखोरी का आरोप लगाने वाले प्रभाकर साहिल से जुड़ा एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। स्टिंग का वीडियो बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने जारी किया, जिसमें एक वकील रामजी गुप्ता से बातचीत की गई। रामजी गुप्ता वही वकील हैं जिन्होंने प्रभाकर साहिल के बयान को एफिडेविट बनाया। स्टिंग में रामजी गुप्ता ये कहते हुए सुने गए कि किरण गोसावी से पैसे न मिलने पर प्रभाकर ने बगावत की और इस खेल के पीछे नवाब मलिक के होने का नाम भी लिया। सभी का बॉडीगार्ड पैसा मांगा, मेरे को पैसा दो, तो बोला नहीं दूंगा तो नवाब मलिक का मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद प्रभाकर साहिल भी कुछ बोलने से बचते दिखे। पहले सरेंडर होने दो, मुझे ऐसा लग रहा है वो जब सरेंडर होंगे ना उसके बाद मुझे बोलना और अच्छा रहेगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप कोरोना खतरे की वजह से बिना दर्शकों के खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट नवंबर में ओडिशा के भुवनेश्वर में होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और जल्द ही उनकी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का दावा किया। तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। बिहार में उपचुनाव के लिए हो रहे प्रचार के बीच लालू प्रसाद यादव के हमले पर नीतीश कुमार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बाकी कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान के बाद राज्य में स्कूल खोलने की तैयारियां तेज हो गई। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने राज्य में 16 नवंबर से 9वीं से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी।
जिसके बाद स्कूलों में साफ सफाई और कोरोना से बचाव के लिए दूसरे इंतजाम किए जाने लगे, जिसकी कुछ तस्वीरें कोलकाता के एक निजी स्कूल से भी सामने आई, जहां स्कूल के मेन गेट और बसों से लेकर टॉयलेट तक को सैनिटाइज किया गया। क्लासरूम में मौजूद कुर्सियों और मेजों की भी साफ सफाई की गई। क्लास में कम बच्चे बैठेंगे, ये सब और भी जो भी प्लानिंग्स है, वॉशरूम साफ करना, कॉरिडोर में एक तरफ से बच्चे जाना। इन सब के अलावा स्कूल के अंदर जाने के लिए फर्श पर गोल घेरे बनाए गए ताकि छात्र एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का ध्यान रखें। बस की एक सीट पर एक ही छात्र बैठे, इसके लिए भी सीटों पर क्रॉस के निशान बने दिखे। स्कूल में इधर उधर जाते वक्त छात्र कोरोना नियमों की अनदेखी ना करें, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए। खबर है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के G23 गुट के नेताओं और सिद्धू को नसीहत दी कि वो अनुशासन में रहे। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस के महासचिवों, राज्य के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक में ये नसीहत दी। खबर है कि सोनिया ने कहा कि नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर नहीं बल्कि पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। पता चला है कि बैठक में सोनिया ने पार्टी को मुश्किल में डालने वाले नेताओं को जमकर लताड़ लगाई और सिद्धू समेत G23 नेताओं को अनुशासन में रहने को कहा। खबर है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान और जन जागरण अभियान चलाने वाली है और साथ ही वो सदस्यों को ट्रेनिंग भी देने वाली है ताकि 2024 की लड़ाई से पहले मजबूत संगठन खड़ा हो सके। कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ऐसे कांग्रेस के नेता पर्दाफाश क्या करेंगे? लुटिया डूबते जा रही है, अपने पार्टी को बचाने में सफल नहीं है और बीजेपी और आरएसएस की बात तो छोड़ दे। वो जहां तक मैं समझता हूं कि झूठ बोलने के लिए कोई फैक्ट्री है तो कांग्रेस है। यूपी के कानपुर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां रुई के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। बताया गया कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त कुछ कर्मचारी गोदाम में मौजूद थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखी रुई तेजी से आग पकड़ चुकी थी। दूर से ही आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बीच काले और घने धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता नजर आया। आग लगने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया गया। आग की सूचना मिलने पर आसपास के इलाके से एक के बाद एक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। कुछ पुलिस वाले आग पर पानी की बौछार डालकर उसे बुझाने की कोशिश करते नजर आए। दावा किया गया कि 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। ये कोपरगंज के सामने एक ये गोडाउन था रुई का, उस पर आग लगी, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी थी। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोग हादसे की चपेट में नहीं आए। पीओके में पाकिस्तान और चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि चीन के 40 सैनिकों ने पीओके में LOC के करीब के इलाकों का दौरा किया और ये दौरा पिछले महीने की 15 तारीख को किया गया था। चीन के फौजियों के साथ पाकिस्तानी सेना और ISI के लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से इन चीनी सैनिकों ने पीओके के केल, जूरा और लीपा वाली का सर्वे किया। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि चीनी सैनिकों के इस दल ने LOC पर बनी पाकिस्तानी सेना की पोस्ट और भारत में घुसपैठ करने वाले रास्तों का भी जायजा लिया। जहां जहां से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, ऐसी 5 से 6 जगहों को देखने के लिए इन फौजियों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए। आतंकी घुसपैठ के ये सभी वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप भी बने हुए हैं और इन्हीं कैंपों में मौजूद आतंकियों की मदद के लिए चीन अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी पैठ बनाने की फिराक में है, जिसमें पाकिस्तान उसकी मदद कर रहा है। खबर है कि चीन के 40 सैनिकों ने पीओके में LOC के करीब के इलाकों का दौरा किया और ये दौरा पिछले महीने की 15 तारीख को किया गया था। चीन के फौजियों के साथ पाकिस्तानी सेना और ISI के लोग भी शामिल थे, जिनकी मदद से इन चीनी सैनिकों ने पीओके के केल, जूरा और लीपा वाली का सर्वे किया और चीनी सैनिकों के इस दल ने LOC पर बनी पाकिस्तान सेना की पोस्ट और भारत में घुसपैठ करने वाले रास्तों का भी जायजा लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि जहां जहां से पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं, ऐसी 5 से 6 जगहों को देखने के लिए इन फौजियों ने अलग अलग ग्रुप बना लिए। आतंकी घुसपैठ के ये सभी वो इलाके हैं जहां पर आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और ट्रेनिंग कैंप भी बने हुए हैं। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया तूफान के बाद अब बर्फबारी की मार झेल रहा है। मौजूदा वक्त में कैलिफोर्निया 26 साल के सबसे भयानक तूफान से जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए।
लेकिन अब बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। नेवादा के पहाड़ों के आसपास बसे इन इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि 2 राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। बर्फ की मोटी परत के बीच लोगों की गाड़ियां भी फंस गईं, जो कि कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ जमीन से उखड़ गए और गाड़ियों पर गिर गए। कई रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान हुआ। It felt like an earthquake. The house just moved. There was a thud. दावा किया गया कि तूफान की वजह से करीब 3,80,000 लोगों के घरों की बिजली चली गई। कई इलाकों में जमीन खिसकने से रास्तों पर असर पड़ा, जबकि तूफान के भयानक मंजर को झेल चुके लोग दहशत में नजर आए। Keeping that water up as much as possible, trying to keep that barrier up. दावा किया गया कि कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो में एक दिन में हुई बारिश के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मौसम विभाग ने अभी और बारिश और अचानक बाढ़ आने के खतरे की चेतावनी दी है। ईरान में आशंका जताई जा रही है कि वहां के पेट्रोल पंपों पर साइबर अटैक हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ईरान में पेट्रोल पंप ठप पड़ गए हैं। वहां सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन मिलना बंद हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लगी हुई दिखी। ईरान के ज्यादातर लोग इस सब्सिडी वाले ईंधन के ही भरोसे हैं। ईरान ने ये तो साफ नहीं किया कि गैस स्टेशनों पर ये दिक्कत आई क्यों, लेकिन तेल मंत्रालय के अधिकारियों की आनन फानन में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग से साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला तो है। वहीं ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इस साइबर अटैक को बताकर हड़कंप मचा दिया। एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जो लोग सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन खरीदने के लिए सरकारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें तेल तो नहीं मिला। यानी एक नंबर ने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया और आशंका जताई जाने लगी कि ईरान के पेट्रोल पंपों पर साइबर अटैक हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ईरान में पेट्रोल पंप ठप पड़ गए हैं। वहां सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन मिलना बंद हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लगी हुई दिखी और ईरान के ज्यादातर लोग इस सब्सिडी वाले ईंधन के ही भरोसे हैं। ईरान ने ये तो साफ नहीं किया कि गैस स्टेशनों पर यह दिक्कत आई क्यों, लेकिन उसके तेल मंत्रालय के अधिकारियों की आनन फानन में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग से साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला तो है। वहीं ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने इसे साइबर अटैक बताकर ईरान की सरकार के कान खड़े कर दिए। एजेंसी की तरफ से दावा किया गया कि जो लोग सरकारी सब्सिडी वाला ईंधन खरीदने के लिए सरकारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें तेल तो नहीं मिला, लेकिन इसके बदले उन्हें एक मैसेज मिला जिस पर लिखा था साइबर अटैक 64411। 64411 ये नंबर कोई आम नंबर नहीं है, ये बेहद अहम है क्योंकि ये नंबर ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के ऑफिस से चलने वाली एक हॉटलाइन से जुड़ा हुआ है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इससे पहले जुलाई में जब ईरान के रेल रोड सिस्टम पर अटैक हुआ था, तब भी ये नंबर ही सामने आया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 2 सांड लड़ते लड़ते फर्नीचर की एक दुकान में जा घुसे। जिस वक्त वो दुकान में घुसे, वहां कुछ लोग अपने काम में जुटे थे। जिन्हें सांडों के दुकान में घुसने से पहले वहां से भागने का मौका भी नहीं मिला। सांडों की इस तरह की लड़ाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि सड़क से गुजर रहे ट्रैफिक के बीच एक सांड ने दूसरे को लड़ते लड़ते सड़क किनारे गिरा दिया। इस लड़ाई में वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल गिर गई और वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सांडों की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई, वो फर्नीचर की एक दुकान में घुस गए, जिन्हें देखकर वहां काम कर रहे लोग दहशत से भर गए। वीडियो में सफेद टी शर्ट पहना एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए घबराया हुआ बाहर की तरफ भागता दिखा। वो इतनी हड़बड़ी में था कि घुटनों के बल गिर गया। वो फिर उठा और वहां से भाग निकला। जैसे तैसे दुकान में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन सांडों का गुस्सा था कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में दुकान में नुकसान का खतरा बरकरार रहा। इन हालात में उन सांडों को बाहर निकालने के लिए लोगों ने लकड़ी के कुछ टुकड़े उनकी तरफ फेंके। जब इससे भी सांड बाहर नहीं निकले तो उन पर पानी डाला गया। बताया गया कि सांडों की इस लड़ाई में दुकान में काफी टूट-फूट हुई और दुकान मालिक का काफी नुकसान हुआ। पेगासस जासूसी कांड की जांच पर सुबह फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट सुबह यह फैसला सुनाएगी कि पेगासस मामले की जांच किसी समिति को सौंपी जाए या नहीं। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने एक बड़ी जीत के साथ शुरुआत की। उसने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड को 130 रन से हरा दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को गोवा दौरे पर जाएंगे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेंगे। राहुल इस दौरे में मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे।
दिल्ली में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी। इसकी रोकथाम और इलाज के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने अस्पताल को पूरी तरह से डेंगू वार्ड में बदल दिया। यानी अब यहाँ किसी और तरह के इलाज की व्यवस्था फिलहाल नहीं होगी। ये दयानंद अस्पताल है, जिस अस्पताल को फिलहाल सर्जरीज और ऑर्थोपेडिक के सारे काम यहाँ बंद कर दिए गए हैं। इसको डेंगू डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जा रहा है। दावा किया गया कि अक्टूबर के महीने में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया, जिसकी वजह से सख्ती बरती जा रही है। नगर निगम ने लोगों को जागरूक करने के साथ ही इलाकों में दवा का छिड़काव किया। इसी कड़ी में डेंगू के इलाज के लिए अस्पतालों को खास तौर पर तैयार किया गया। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में 140 बेड का डेंगू का वार्ड बनाया है। वहाँ पे भी 90 पेशेंट हैं। मौसम में आए बदलाव से मरीजों की तादाद बढ़ गई, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने बुखार या जुकाम की शिकायत होने पर तुरंत टेस्ट करवाने की सलाह दी। फीवर 3 दिन से ज्यादा किसी को भी हो, हाई ग्रेड 100 से ऊपर, अपना एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। लंदन में पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे समाज सेवियों को उस वक्त पुलिस ने पकड़ लिया जब वो अपनी मांगों के साथ सड़क के बीच बैठ गए। ये लोग प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सरकार से डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारी हाथ में अपनी मांग लिखे बैनर के साथ सड़क पर बैठ गए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक रुका तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे लोगों को जबरन वहां से उठाकर हटा दिया गया। ये लोग पिछले कई हफ्तों से लंदन की अलग अलग सड़कों पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या दौरे पर गए केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों से एक नया वादा कर दिया और वो वादा है राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर लोगों को अयोध्या में मुफ्त दर्शन करवाने का। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया था कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनते ही लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। जिसके बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और वादा कर दिया। रामलला के मंदिर जाने से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का स्वागत यहाँ पर संतों ने किया, वो हनुमानगढ़ी पहुंचे। यहाँ से सीधा दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करने जाएंगे। हनुमानगढ़ी में उन्होंने विधि विधान से बजरंगबली की पूजा तो की ही, अपने सर पर भगवा गमछा भी बंधवाया। उन्होंने जितनी देर पूजा की वहां मौजूद लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे, जिसके बाद वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे। और वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का जिक्र किया और उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में काम करने का भरोसा दिया। अपने 2 दिन के अयोध्या दौरे के पहले दिन अरविंद केजरीवाल सरयू किनारे भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरयू नदी की पूजा की थी और फिर आरती का हिस्सा बने थे। उन्होंने खुद भी नदी की आरती उतारी थी। जिसके अगले दिन रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों से वादा कर दिया कि आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर लोगों का अयोध्या में दर्शन करना फ्री होगा। हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है। दिल्ली के सीएम ने चुनावी मौसम में यूपी के लोगों से ये बात कही तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पर भड़क गए और उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल का अयोध्या दौरा चुनावी मौका तलाशने की कोशिश है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में हुई नारेबाजी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत की हार के बाद वहां एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी छात्रों ने भारत की हार का जश्न मनाया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आई, वहां हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कॉलेज जा धमके और प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने आरोपी छात्रों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ने पर पुलिस भी वहां पहुंची और बीच बचाव की कोशिश शुरू की। हालांकि प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एक तहरीर दी गई है जगदीशपुरा पुलिस को, उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। खबर है कि बाद में कॉलेज प्रबंधन ने भी कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया।
राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने एक निजी स्कूल के सामने प्रदर्शन किया और नफीसा नाम की एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि T20 विश्व कप में भारत की हार पर आरोपी टीचर ने पाकिस्तान के समर्थन में व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस डाला और जैसे ही ये बात फैली, एबीवीपी के कार्यकर्ता तिरंगा लेकर स्कूल के सामने प्रदर्शन करने पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने आरोपी टीचर पर कार्रवाई की मांग तो की ही, साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए। जिसको प्यारा पाकिस्तान, उसको भेजो पाकिस्तान। मामले ने तूल पकड़ा तो आरोपी टीचर ने एक वीडियो जारी कर न केवल पूरे मामले पर सफाई दी, बल्कि बिना देर किए माफी भी मांग ली। आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था और किसी को ठेस पहुंची हो, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। हालांकि माफी से पहले ही स्कूल मैनेजमेंट ने नफीसा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन कार्रवाई के बाद उन्होंने इस चूक पर विस्तार से सफाई दी और दावा किया कि मैच देखते वक्त उन्होंने घर के लोगों को 2 टीमों में बांट दिया, जिसका मकसद मैच का मजा लेना था। जिसके बाद घर के लोग अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने लगे, लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि मैच खत्म होते ही किसी ने उन्हें मैसेज भेजकर पूछा कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, ऐसा उनके व्हाट्सएप स्टेटस को देखकर पूछा गया। इस पर उन्होंने हंसी मजाक के मूड में ही कहा हाँ, लेकिन गलती का एहसास होते ही उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस हटा दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बदमाश ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूट ली। बताया गया कि वो महिला अपनी कोरोना वैक्सीन लगवाकर घर लौट रही थी, लेकिन तभी एक बदमाश तेजी से उनके पास पहुंचा और झपट्टा मारते हुए उनकी चेन खींचने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला पैदल ही आगे बढ़ती हुई नजर आई। इस बीच वो बदमाश भी उनके आसपास चलता हुआ दिखाई दिया। मौका पाते ही उनसे झपट्टा मारा और महिला के गले से उसकी चेन तोड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो महिला भी लुटेरे से भिड़ गई। दोनों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही। हालांकि बाद में लुटेरे ने महिला को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चेन लूटकर फरार हो गया। इस दौरान वहां से 2 महिलाएं भी गुजर रही थी, लेकिन वो भी बदमाश को नहीं रोक पाई। नस्ल भेद के खिलाफ विरोध जताने के लिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के एक आदेश के बाद टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने मैच खेलने से इनकार कर दिया। हालांकि डिकॉक ने निजी कारणों से वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना किया, लेकिन इसे डिकॉक के दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के नस्ल भेद के खिलाफ जारी निर्देश के विरोध से जोड़कर देखा जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड ने सभी खिलाड़ियों को निर्देश दिया था कि वो हर वर्ल्ड कप मैच से पहले नस्ल भेद के खिलाफ एकता दिखाएं और एक घुटने के बल बैठें। लेकिन क्विंटन डिकॉक ने बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया। पिछले साल अमेरिका में अफ्रीकी मूल के नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस की बर्बरता से मौत के बाद पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था और तभी से अलग अलग खेलों के मैदानों पर एक घुटने के बल पर बैठकर खिलाड़ी रंग भेद के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी का बचाव किया। पाकिस्तान से हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए मोहम्मद शमी का बीसीसीआई ने समर्थन किया और उन पर गर्व जताया। टीएमसी नेता सुष्मिता देव समेत कुछ नए राज्यसभा सदस्यों को सांसद पद की शपथ दिलवाई गई। ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में कांग्रेस से तल्खी के बाद लालू प्रसाद के तेवर नरम पड़ते दिखे। आरजेडी के अध्यक्ष ने कांग्रेस को पुराने दिनों में की गई मदद की याद दिलाई और दरार के लिए छोटे नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मानते हैं हम लोग, लेकिन ये सब छोटे भैया सब जो अपना है अपना नौकरी करता रहता है। लालू प्रसाद नरम पड़े तो कांग्रेस ने हमला बोल दिया। बिहार के कांग्रेस नेताओं को आप गाली दे रहे हैं, हमारे प्रभारी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी को मौका मिला तो वो इस दरार पर तंज कसती दिखी। लालू जी को पता है कि कांग्रेस उनको रसातल के गर्त में भेज देगी, तो कांग्रेस से डरा हुआ आदमी कांग्रेस से समझौते की ही बात करेगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले होने वाले अभ्यास टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया। आशंका थी कि कोरोना नियमों में ढील न मिलने की वजह से कई खिलाड़ी इस टूर्नामेंट से बाहर रह सकते हैं। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये लोग बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करते थे। केंद्र सरकार ने देश में ब्लॉक स्तर तक लोगों को इलाज की अच्छी सुविधा देने का लक्ष्य रखा। इसके लिए केंद्र अगले 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, ताकि भविष्य में किसी भी महामारी से आसानी से निपटा जा सके।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने दावा किया कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जिन्हें जल्द पार्टी में शामिल करवाया जा सकता है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कुछ नेता बीजेपी छोड़कर फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा के अंदर आज एक भगदड़ की स्थिति है। परंपरागत भाजपाई कहे जाते थे, वो भी आज कांग्रेस में आना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार तस्करी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये बदमाश मध्य प्रदेश से हथियार लाकर दिल्ली और दूसरे राज्यों में सप्लाई करते थे। हिमाचल प्रदेश के ऊना से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक सामान ढोने वाली एक गाड़ी बेकाबू होकर शोरूम के अंदर घुस गई। बताया गया कि रफ्तार तेज होने की वजह से पिकअप का ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख पाया और वो सड़क की दूसरी तरफ मौजूद गाड़ियों के शोरूम में जा घुसा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती हुई दिखाई दी, लेकिन तभी वो पिकअप वहां पहुंचा और शोरूम के बाहर खड़ी एक कार को टक्कर मारते हुए दीवार से जा टकराया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके रास्ते में आने वाली कार भी कई फीट दूर पहुंच गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तेजी से उधर दौड़े। हादसे में वहां खड़ी 3 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत रही कि इन गाड़ियों में कोई मौजूद नहीं था और यही नहीं, रास्ते से गुजरने वाले कई लोग भी पिकअप की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।